एक अनफॉर्चुनेट डे था 7 अक्टूबर 2008। आज 2023 है। मैं 2008 की बात कर रही हूँ, जब मैं 16 साल की थी। मैं अपने कॉलेज से एग्जाम देकर घर के लिए निकली। रोज की तरह मैंने लोकल ट्रेन में, मैं डब्बे में चढ़ी। ट्रेन 12 डब्बों की थी, मैं पहले डब्बे में चढ़ी और जब मेरा स्टेशन आने वाला था, मैं अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ आना चाही और उसी दरमियान अचानक मैं वो चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी। पहले डब्बे में थी, ट्रेन पूरी 12 डब्बों की ट्रेन मेरे पैरों को कुचलते हुए चली गई। किसी ने ट्रेन की चेन नहीं खींची। तो मुझे होश आया तो मुझे मेरी बड़ी बहन ने बताया कि आपका एक पैर नहीं, आपके दोनों पैर कट चुके हैं। जवाहर अहमद शेख, एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजी फ्रॉम मुंबई। सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ उस बात की जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एज ए एमडी पैथोलॉजिस्ट और उसके बाद एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने हूँ। आपके दिलों में मोहब्बत है मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों टाइम उस चीज के लिए। और उसके बाद शुक्रगुजार हूँ अब्दुल अजीज सर की। एक सोसाइटी में आगे बढ़े, ये जो काम सोसाइटी ने किया है बगैर डरते हैं, तो मैं इस चीज के लिए आप सबसे कहूंगी कि आप लोग प्लीज एक बार ताली हो जाइए सबके लिए। उसके बाद सबने बताया कि जिस तरीके से कलेक्टर सर के पास गए सर और उन्होंने 1 मिनट में हमें बतली, बहुत बड़ी बात है बिकॉज एज ए डॉक्टर मैं बहुत बिजी होगी, मैं मुंबई से आई हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि एज ए पॉलिटिशियन सर कितने बिजी होंगे, स्पेशली संडे। बस उसकी बात थी सर यहाँ पर 15 मिनट का कहकर 20 मिनट हमने ले लिया होगा, उसके लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं कलेक्टर सर इतना ज्यादा वक्त निकाला। और स्पेशली फॉर एजुकेशन, तो एजुकेशन की बात की जाए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका। तो यहाँ पर बैठा हुआ हर एक पर्सन आपको बोल रहा है, तो क्या बात है इस एजुकेशन में। तो मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पे आई थिंक बहुत से लोगों को पता भी होगी, आपने यूट्यूब में देखा होगा, बट मेरी जो स्टोरी है जिंदगी की वो शुरू तब हुई जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। मैं अपने घर से कॉलेज जाती थी लोकल ट्रेन से। मुंबई की लोकल ट्रेन आपको पता होगी किस तरीके से चलती है और ड्यूरिंग पीक आवर्स में बहुत ज्यादा रश होता है, किस तरीके से लोग उसके अंदर अफरा तफरी का माहौल होता है। मैंने 2008 में अपना एसएससी कंप्लीट किया 92% लेकर। मैंने अपने पूरे एरिया में टॉप किया था उस वक्त। मेरे जो अब्बू थे वो वेजिटेबल वेंडर थे, उनका एक ठेला था कांदे बटाटे का और हम 3 बहनें एक भाई है। बहुत ही ज्यादा तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी, काफी लो थी। घर में एक वक्त के लिए खाने के लिए सोचना पड़ता था, उस वक्त ये माहौल था। लेकिन उस जमाने में भी मेरे जो पेरेंट्स थे उनको पता था एजुकेशन का क्या वैल्यू है, तो उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लेकिन स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी। हम 3 बहनें हैं, 3 सिस्टर्स, और हम यूपी से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। आपको पता होगा यूपी में लड़कियों की तालीम को आज भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। आप लोग लकी हो, महाराष्ट्र या भुसावल से ताल्लुक रखते हो, यहाँ पे स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन की मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है उस चीज को, तो आप लोग बहुत लकी हो। पर मेरी फैमिली में ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह से हमें पढ़ाया, हायर एजुकेशन दी। और इस चीज को, इस जर्नी में हमारे जो रिलेटिव्स थे वो काफी उन्होंने मुखालिफत की। उन्होंने बोला कि आप लोग लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो, आप लोग को लड़कियों की कमाई खानी है, हम लोग आपसे रिश्ते तोड़ देंगे, यहाँ तक बातें हुई। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उन सारी चीजों को हटाकर सिर्फ इस चीज पर फोकस किया कि हमें अपनी लड़कियों को ताजा तालीम देनी है, हायर एजुकेशन देना है। बिकॉज यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स ने आके तकरीर की, स्पीचेस दी गर्ल्स एजुकेशन पर, तो मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे सबको पता है गर्ल्स एजुकेशन का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेरे माँ बाप को 15 साल पहले वो पता था, उन्होंने फोकस किया। हमें 10th स्टैंडर्ड में मैंने टॉप किया, फिर था डॉक्टर करने का, उसके लिए 11th में एडमिशन लिया। मेरा जो कॉलेज था घर से 15-20 किलोमीटर दूर था,
जिसके लिए मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी। बट एक अनफॉर्चुनेट डे था 7 अक्टूबर 2008। आज 2023 है, मैं 2008 की बात कर रही हूँ, जब मैं 16 साल की थी। मैं अपने कॉलेज से एग्जाम देकर घर के लिए निकली। रोज की तरह मैंने लोकल ट्रेन में, मैं डब्बे में चढ़ी। ट्रेन 12 डब्बों की थी, मैं पहले डब्बे में चढ़ी और जब मेरा स्टेशन आने वाला था, मैं अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ आना चाही और उसी दरमियान अचानक मैं उस चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी। उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो जिस ट्रेन में मैं सवार थी वो ट्रेन बहुत नजदीकी से मेरे आंखों के ऊपर से बहुत तेजी से जा रही थी। मैंने डर अपनी आंखें बंद कर ली कि क्या पता मैं ट्रेन में बैठकर शायद सो गई हूँ, मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा है। और मैंने बहुत यकीन के साथ दुआएं करना शुरू की कि अल्लाह, मैं जब दूसरी दफा आंखें खोलूं तो मैं उनको ट्रेन के डब्बे में पकड़ूं। लेकिन एक आजमाइश थी, एक एग्जाम था अल्लाह की तरफ से मेरे लिए। मैंने जब दोबारा आंखें खोली तो मैं रेलवे की पटरी पर पड़ी हूँ, 2 स्टेशन के बीच में, दूर दूर तक कोई नहीं था आसपास। मैं बुर्के में थी, मेरा जो राइट पैर है वो थाई से कट चुका था और राइट पैर से जो हमारी फेमोरल आर्टरी होती है, वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ब्लड की नस, वो सीरियसली कट चुकी थी उस ट्रेन के पटरियों में आकर। मैं पहले डब्बे में थी, ट्रेन पूरी 12 डब्बों की ट्रेन मेरे पैरों को कुचलते हुए चली गई। किसी ने ट्रेन की चेन नहीं खींची। एक बहुत बड़ा एग्जाम था अल्लाह की तरफ से। मैं कॉन्शियस थी, मैं उनको देख रही हूँ, मैं पूरी हेवीली ब्लीड कर रही हूँ, आसपास कोई भी मदद के लिए नहीं, क्योंकि मैं 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी। लेकिन जब वक्त गुजरा उसके बाद लोग आए, लोग आकर आसपास खड़े हो गए, मैंने बहुत हेल्प मांगी। उस वक्त कॉलेज और स्टूडेंट के पास फोन नहीं होता था, इतना कॉमन नहीं था सेल फोन। मेरे पास फोन नहीं था, मेरे पास डायरी थी, उसमें सब नंबर्स लिखे थे मेरी फैमिली के। मैंने सबको वहां पे रिक्वेस्ट किया, रो रो कर बोला कि प्लीज मेरे घर वालों को एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो, मैं सीरियसली प्लीड कर रही हूँ, यहाँ पर इस हालत में हूँ। क्योंकि उस वक्त एक बात दिमाग में चल रही थी कि मुझे लावारिस की तरह नहीं मरना है। मैं बस अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह कोई फैमिली वाला मेरे पास हो, मैं जब आखिरी सांस लूं तो एटलीस्ट कोई पहचान वाला मेरे साथ हो, मेरे पास हो। लेकिन अल्लाह का एग्जाम था, मैंने कहा उस वक्त मैं कोई हेल्प नहीं किया, कोई फोन के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज ऑफ पुलिस इंटरोगेशन में उनको इन्वॉल्व नहीं होना था। लेकिन फिर अल्लाह ने धीरे धीरे हेल्प की। रेलवे वर्कर्स आए, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए अकॉर्डिंग टू लॉ, और जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुझे लेकर गए वहां पे एक और एग्जाम था मेरे लिए कि वहां पर डॉक्टर्स का स्ट्राइक चल रहा था। मुझे ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट नहीं मिला। वहां पे नर्सेस ने मुझे अटेंड किया, मेरी सुपरविजन ट्रेसिंग हुई और मुझे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ऐसे ही कॉरिडोर छोड़ दिया गया। मैं सुबह एक्सीडेंट हुआ, मैं शाम तक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ऐसे ही पड़ी रही। डॉक्टर्स थे ही नहीं कौन मेरा इलाज करता, लेकिन अल्लाह ने जिंदा रखा। मेरी फैमिली आई, मेरी फैमिली को इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किए, वहां मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मल्टीपल सर्जरीज हुई, बहुत सारी सर्जरीज हुई। मेरा हीमोग्लोबिन बहुत लो हो चुका था, तो डॉक्टर ने 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया फैमिली को। मुझे एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया गया। तो उसके बाद जब मुझे होश आया तो मुझे मेरी बड़ी बहन ने बताया कि आपका एक पैर नहीं, आपके दोनों पैर कट चुके हैं। बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मुझे एक पैर का पता था। जब मैंने दोनों पैरों का सुना तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, मैं मायूस हो गई, मैं इतनी ज्यादा मायूस हुई। और जब लोग मुझे देखने आते तो वो यही सब कहते, एक 16 साल की बच्ची, मुस्लिम माशरे की बच्ची जिसके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, रेंट देने के पैसे नहीं है, उनको जब लोग आते थे देखते मुझे तो बोलते कि इसके माँ बाप के पास ऑलरेडी इतनी फाइनेंशियली कंडीशन लो है, इनकी हालत खराब है फाइनेंशियली, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, बिल लाखों में जा रहे हैं, कैसे भी करेंगे। 16 साल की लड़की है, मुस्लिम लड़की, इससे कौन शादी करेगा। ये सारी जिंदगी बेड पर पड़ी रही। शादी की बात तो बहुत बाद में आती है, पहले तो ये बोझ हो गई है फैमिली पर, क्योंकि मैं तुमसे उठ नहीं पाती थी, मैं तुमसे करवट नहीं ले पाती थी, मेरी हालत इतनी ज्यादा हो गई थी, मैं टोटली डिपेंड हो गई थी अम्मी पर, किसी और पर। मुझे बेसिक नीड्स जो होती है हमारी, वॉशरूम के लिए भी मुझे अम्मी पर डिपेंड होना पड़ा। मुझे गोद में उठाकर अम्मी वॉशरूम लेकर जाती थी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 15-16 साल के, आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि इस हालत में, इस उम्र में 1 मिनट में आपके 2 पैर छिन गए,
आप इतने डिपेंड हो गए लोगों पे कि आपको बेसिक नीड्स के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ रही है, आपके माँ बाप की जरूरत पड़ रही है उस उम्र में, जिस उम्र में आपको अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। उस उम्र में फिर से मेरी माँ मेरी खिदमत कर रही है, मुझे वॉशरूम लेकर जा रही है, मुझे उठा रही है और मेरे दर्द की वजह से वो 6 महीने सो नहीं पा रही है। आप सोचिए कितना तकलीफ का फेस होगा मेरे लिए। मैं खुद को कितनी ज्यादा मैं कितना मेरी करती खुद को कि अल्लाह ने मुझे जिंदा क्यों रखा। लोग जब अभी भी इसको मर जाना चाहते था, ये जिंदा क्यों है? ये जिंदगी जो जिंदा दी अल्लाह ने इसको जिंदा रखा है माजूरी वाली जिंदगी में, ये क्यों रखा है इसको? इससे बेहतर था कि ये मर जाता। ये लफ्ज इतनी बार सुना मैंने, मेरे जहन पे चिमट गया कि मुझे अल्लाह ने क्यों जिंदा रखा है। लेकिन फिर मेरी अम्मी ने मुझे समझाया, उन्होंने बताया, मैं बहुत शिकायत करती अल्लाह से, कंप्लेन करती अल्लाह मुझे जिंदा रखा, मुझे माजूर नहीं होना है। आई थिंक यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी शख्स माजूर नहीं होना चाहता होगा, वो लाइफ नहीं जीना चाहता होगा, मैं भी नहीं जीना चाहती हूँ। लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे समझाया कि हम अगर हर स्पीशीज है, हमारे पास ब्रेन है जो किसी और के पास नहीं है, पर फिर भी हमें हमारे अंदर फ्यूचर देखने की कैपेबिलिटी नहीं है, हम फ्यूचर नहीं देख सकते, तो मेरे पास नहीं है। क्या पता अल्लाह ने तुमसे 2 पैर ले लिए, उनके बदले फ्यूचर में बहुत बड़ा रखा, कुछ तो रिवार्ड रखा हो। अल्लाह ने तुमसे 2 पैर लिए हैं, तुम पे एग्जाम दिया है, तुम पे आजमाइशी प्रॉब्लम्स आई है, तुम इसको हंस के बात करो, जो डिसेबिलिटी है इसको हटा, जो एबिलिटी है उस पे फोकस करो। ये बात उन्होंने मुझे समझाई और उसको मैंने ग्रैस्प किया और मैंने तय किया, एक उनसे बात किया कि ये जो लोग एक सोसाइटी की सोच है कि डिसेबिलिटी के बाद कोई भी आदमी फैमिली पर बोझ होता है, सोसाइटी पर बोझ होता है, नेशन पे बोझ होता है, वो कुछ कर नहीं पाता। मुझे ये जो सोच है वो चेंज करनी है और वो किस तरीके से तय कर दिया। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, मुझे पढ़ाई में अच्छा होना है। 11th में एक्सीडेंट हुआ, मैंने 11th ईयर स्किप नहीं किया, मैंने व्हील चेयर पे जाके एग्जाम दिया, व्हील चेयर पे जाके एग्जाम दिया। 12th में मैंने डिस्टिंक्शन लिया और 12th के बाद मेरे जो बहन के सामने खड़ी थी, प्रोस्थेटिक्स पहन के, नकली पहन के, मैंने इनके साथ चलना पड़ना शुरू और उस चलने के साथ मैंने सीधी एग्जाम पास किया जो मेडिकल नहीं होता है और सीधी में मैंने घर लिया और हुआ महाराष्ट्र एमबीबीएस किया। के बाद इतना दर्द सहने के बाद मैंने पढ़ाई पे फोकस किया क्योंकि मुझे वो एक सोच चेंज करनी थी लोगों की। मुझे लोगों को बताना था कि डिसेबिलिटी के बाद, गरीब होने के बाद, लड़की होने के बाद मैं लोगों पे बोझ नहीं हूँ, मैं फैमिली पे और सोसाइटी पर बोझ नहीं हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ ताकि मेरे बाद जो लोग आए, मेरे बाद किसी का एक्सीडेंट हो तो वो सीखे, वो मायूसी की गर्दन में नहीं जाए, वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करे। मुझे सोच चेंज करनी थी। मैंने सीडी पास किया बट अनफॉर्चुनेटली जब मेडिकल काउंसिल में मैं एडमिशन के लिए गई तो वहां मुझे जाकर पता चला कि एक मेडिकल लॉ है जिसके बेसिस पर मेरी डिसेबिलिटी को जज किया गया। मैं पहले 2 बैसाखी लेके चलती थी, मेरे पास 2 पैर नहीं है, मैं नकली पैरों पर चलती हूँ, तो मुझे 96% डिसेबल बोला और उस बेसिस पे मुझे इनकार कर दिया कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप पेशेंट नहीं देख सकते, आप मेडिकल की डिग्री अचीव नहीं कर सकते क्योंकि आप 96% डिसेबल। तकलीफ लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैं आपको कहूँ मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अल्लाह से उम्मीद नहीं, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई। आप लोगों ने कितना भी सोचा होगा नॉर्मल एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट कौन जाता है, मैं गई। मुंबई का पहला केस कोई 96% डिसेबल कैंडिडेट बॉम्बे हाई कोर्ट गई है मेडिकल में एडमिशन के लिए, रेफरेंस के लिए कोई केस नहीं था। लेकिन 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद रोज हियरिंग होती, बहुत सारे जजमेंट्स आते, रेफरेंसेस होते, हमारे दोनों एडवोकेट्स में बहस होती, ना इम्पॉसिबल था मेरे फेवर में फैसला आना। लेकिन कोर्ट का जब आखिरी डे था जजमेंट का, मैंने इरादा किया कि मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मुझे मेरे हक में फैसला चाहिए था। तो 3 साल मैंने ट्रेन से ट्रैवल करना छोड़ दिया था, मुझे डर लगता था ट्रेन की आवाज, लेकिन फैसला किया कि मैं कोर्ट के आखिरी डे, जो जजमेंट का आखिरी डे था, मैं अपने घर से फिर से लोकल ट्रेन से हाई कोर्ट गई
और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को नोटिस किया, हाईलाइट किया, और वो जो जज थे वो हैरान हो गए कि एक नॉर्मल इंसान लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने से डरता है, ये बच्ची जिसकी लोकल ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ उनको फोबिया नाम चीज था, बट उसकी जिद है कि उसको मेडिकल में एडमिशन लेना है, सोच चेंज करनी है। उन्होंने मेरा मसला देखते हुए 2012 में एक डिसीजन दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में, मेरे फेवर में फैसला। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला, जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केईएम हॉस्पिटल फॉर एमबीबीएस। इसके बाद जर्नी चली, बहुत तकलीफ रही, पेनफुल रही, हेक्टिक रही, लेकिन एक इरादा था, एक फोकस था, एक गोल था कि ये मुझे करना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, मुझे हार नहीं माननी। मैंने 8 घंटे 7 घंटे डिसेक्शन किए, डिसेक्शन हॉल में हमें खड़े रहना पड़ता था नॉन स्टॉप। मैंने अपने कलीग से कंप्लेन नहीं की, मैंने अपने प्रोफेसर से कंप्लेन नहीं की कि मेरे पास 2 पैर नहीं है, मैं ये नहीं करूंगी। मैंने हर वो चीज की जो एक नॉर्मल स्टूडेंट करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ आपसे शेयर करते हुए 2016 में मैंने एमबीबीएस फर्स्ट क्लास से पास किया। करने के बाद मैंने सोच को चेंज कर दी कि डिसेबिलिटी के बाद अगर हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग, हमारी फैमिली सपोर्ट करें, हमारी एबिलिटी हमको समझाए, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, भी आकर सर्व कर सकते हैं नेशन सोसाइटी को। लेकिन उसके बाद मैंने तय किया कि मेरी डिग्री एमबीबीएस तक नहीं रखनी है, मुझे एमडी में एडमिशन लेना है। और एमडी में एडमिशन के लिए फिर से मैंने नीट पीजी दिया, एग्जाम दिया, एमबीबीएस क्लियर किया, नीट पीजी में 3rd रैंक थी ऑल ओवर महाराष्ट्र में पीएच कोटा। और इस बार मैं एमबीबीएस इंटर्नशिप किया मैंने, 24 आवर्स की ड्यूटी, 30 आवर्स की ड्यूटी की, बगैर सोए, बगैर खाए, बगैर बैठे। मुझे कौन मदद करेगा एमबीबीएस, बट अगेन वो मेडिकल लॉ आया और उसके बेसिस पे मुझे एडमिशन से इनकार किया गया। इस बार ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन था, मेरे पास सिर्फ थे 2 दिन, 2 दिन में कोर्ट जाना, जजमेंट लाना इम्पॉसिबल था। लेकिन अल्लाह से उम्मीद नहीं टूटी थी, हिम्मत नहीं हारी थी, एक यकीन था, फेथ था अल्लाह की जात पर कि अगर अल्लाह ने किस्मत में लिखा है तो कहीं ना कहीं से हेल्प हो। आपने कहानियों में सुना होगा कि मिराकल्स होते हैं, ऐसे मदद आता है। मेरे साथ 12 दफा हुआ है और मैंने अल्लाह की जात पर छोड़ दिया। मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने फोन किया, मैंने उनको सारी चीजें बताई। मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूंगी, कीरी सोमैया सर, जो काफी उन्होंने स्टोरी सुना था, इंस्पायर हुए थे मुझसे, उन्होंने मेरी सारी स्टोरी सुनी और मुझे बताया कि मैं शायद कुछ ना कुछ बारे में करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने फौरन मुंबई से दिल्ली फ्लाइट ली, जबकि वो मेरे कुछ नहीं लगते, उनका कोई फायदा नहीं था उस चीज को करने में। लेकिन जब अल्लाह आपसे मदद करने पे आता है तो ये सारी चीजें होती हैं आपके साथ। मेरा है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरा ये कागज का एप्लीकेशन सिर्फ सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है, ये 2018 की बात है। और कोई कागज का एप्लीकेशन देखकर मेरी स्टोरी सुना, रिएक्शन देखा और मुझे खुद उन्होंने कॉल करके बताया कि बेटा लैपटॉप ओपन करो। 1 घंटा रह गया था फॉर्म सबमिशन में, मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आया, जेपी नड्डा सर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि आपका मेरे डेस्क पर है, मैं आपको गुड न्यूज देता हूँ कि आपका जो ये एप्लीकेशन है आप अभी फिर ये तो मेडिकल लॉ था, ये 20 इयर्स ओल्ड लॉ था, तो मेडिकल का कानून था। और ये मेडिकल का कानून सिर्फ 2 दिन में चेंज हुआ, एक पेपर की एप्लीकेशन से। और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया और खुद जेपी नड्डा सर ने अपने ट्वीट में बताया कि एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया कि किसी डिसेबल लड़की के कागज की एप्लीकेशन 20 साल पुराना काम 2 दिन में। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए कि मेरा एक कागज का एप्लीकेशन अल्लाह ने इतना ज्यादा इम्प्रेस किया, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने उसके बेसिस पे इतना बड़ा कदम लिया। और वो जब लॉ चेंज हुआ तो अल्टीमेटली मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ और अगेन आई गॉट एडमिशन एमडी पैथोलॉजी से जीएस मेडिकल कॉलेज इन केईएम हॉस्पिटल। और 1 साल पहले मैंने अपना एमडी कंप्लीट किया है, फर्स्ट क्लास दिया है मैंने अपने हॉस्पिटल में। जर्नी शेयर करने का मकसद ये है
कि हमें लाइफ में कभी हार नहीं होना चाहिए। मेरी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम से मैं गरीब की लोग मर जाने की दुआ करते थे, मैंने हिम्मत, और मेरे जो फैमिली थी, मेरे टीचर थे, मेरे डॉक्टर्स थे, आसपास के बहुत सारे लोग इस जर्नी में हेल्प किए। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। जब मैंने हार नहीं मानी, अगर मैं 8 में 15 साल पहले ये सोच के हार मान जाती कि अल्लाह ने मेरे साथ इनजस्टिस किया है, नाइंसाफी हुई मेरे साथ, एक लम्हे में मेरे को बैठ छीन लिए, मुझे माजूर कर दिया, अगर ये सोच के साथ अगर मैं आगे रहती तो आज भी मैं कहती हूँ मैं बेड हूँ, मैं बेड पर ऐसे ही बनी होती, मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्पीकर एज एमडी पैथोलॉजिस्ट नहीं होती, आप मुझे एडवाइस नहीं करते होते। तो ताकत यकीन के साथ कि हम मुस्लिम्स हैं, हमारा बिलीव होना चाहिए कि हमारे ऊपर अगर मुसीबत आती है तो उनका सोल्यूशन आसपास होता है, हमें बस उन मुसीबतों से लड़ना सीखना है, उनके आगे हार नहीं मानना है, घुटने नहीं देखने, मायूस नहीं होना है अल्लाह की जात से। और आसपास बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करने के लिए रेडी है, तो हमें उनको ढूंढना है, उन्हें ढूंढिए, आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की कि आपने इतने तहम्मुल से मेरी बात सुनी। आई नो मेरे पास ज्यादा लिया, सबको बहुत लेट हो रहा था, बट ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे सबके सामने भी रखनी थी कि आप कहीं कोई ना कोई डिप्रेशन में होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम डर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, हार जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो है सुसाइडल अटेम्प्ट तक सोच लेते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी जो किसी की जिंदगी में होंगी। जब मैं कर सकती हूँ, मेरे पास 2 पैर नहीं है, 2 पैर नहीं होने के बाद मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, पिछले आधे घंटे से बगैर सपोर्ट के खड़ी हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते।